नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अभी हाल ही में हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, लेकिन इससे 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई उसकी 91वीं वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य आज़ादी के 75 वर्षों में किस तरीके से और क्या क्या कार्य हुए, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इससे युवाओं को और देश को परिचित करवाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब नई ऊर्जा का महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए संकल्पों का महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का महोत्सव। दोस्तों, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करने के साथ हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, और इस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जो कि राजनीति शास्त्र में प्रोफेसर हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी के साथ। ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी है कि आज़ादी को लेकर के तरह तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, तो हमारी भी ये कोशिश है दूरदर्शन की तरफ से कि हम इस पर चर्चा करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप दर्शकों को परिचित करवाएं। एक राष्ट्र होता है और खासकर भारत जैसा जो राष्ट्र है वो निरंतर जन आंदोलनों से बना है। जब अंग्रेज भारत आए, हम गुलाम हुए, उसके बाद हमने कई बरसों तक स्वतंत्र होने का इंतज़ार किया है, और यह जो पूरा का पूरा जो काल था वो करोड़ों भारतीयों के संघर्षों का काल था। तो वो जो काल था, जो उसकी परिणति हुई वो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बना जहाँ पर हमने देश की एकता को देखा, जहाँ पर हमने किसानों को शामिल होते देखा, जहाँ पर हमने विद्यार्थियों को देखा, जहाँ पर हमने समाज के सभी वर्गों को एक होते हुए देखा, जहाँ पर हमने धार्मिक सद्भाव या जो धार्मिक संभाव है उनकी नई ऊंचाइयों को देखी। तो कुल मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता का एक ऐसा जन आंदोलन था जो आगे चलकर अंततः जो हमारा उद्देश्य था, जिसके लिए जो हमारे कई लोग शहीद हो गए, कई लोग जेल में रहे, बहुत सारे जिन लोगों को हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे अनाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को इस देश के लिए न्योछावर किया। इन सभी के सामूहिक प्रयासों का नतीजा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब ये देश आज़ाद हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन न केवल एक आंदोलन था, लेकिन उसमें उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया था जिस समन्वय की कमी हमने 1857 से लेकर लगातार महसूस की थी। बिल्कुल। और जी जैसा कि आपने भारत छोड़ो आंदोलन की बात की, आपने कहा कि किसान एक साथ थे, समाज का हर वर्ग एक साथ था। आज़ादी में कई आंदोलन हुए, तो अगर अन्य आंदोलनों से हम तुलना करें तो इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या अलग था इस आंदोलन में जो अन्य आंदोलनों में नहीं रहा? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सभी आंदोलन का सामूहिक रूप था, समन्वय था और अलग भी था। क्योंकि हम सब जानते हैं असहयोग आंदोलन शुरू होता है इस उद्देश्य के साथ कि इस देश में स्वराज की मांग है उसको मजबूती से रखा जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद अचानक चोरा चोरी की जो घटना होती है, जहाँ पर सिपाहियों को जला दिया जाता है, गांधी इसे हिंसक आंदोलन कहते हैं और अंततः असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती। इसके बावजूद कि इस देश में बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भी ऐसा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन मूलतः 3 भागों में विभाजित था। पहले भाग को उसमें शहरों में केंद्रित किया गया, जिसमें श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, जिसमें बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया, तो शहरों में प्रभाव पड़ा। गांव में जो दूसरा चरण था वो गांव में था, जिसमें किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन गए, जो मजदूर थे वो हिस्सा बन गए।
यहाँ तक कि महिलाएं भी जुड़ी इस आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत योगदान है और हम सब जानते हैं अरुणा आसिफ अली जो है, उन्होंने मुंबई में बाकायदा तिरंगा फहराया था जी। और जो इसका तीसरा चरण था उसमें समानांतर सरकार स्थापित करने की बात कही थी। देखिए बहुत स्पष्ट है जी। कि यह जो आंदोलन था यह एक ऐसा जन आंदोलन था जो समाज को जोड़ता था, जो राजनीतिक तौर पर एक करता था और अंततः जिसका जो लक्ष्य था वो सत्ता का शीर्ष था। और यह जो सत्ता का शीर्ष प्राप्त करने की जो भारतीयों की, करोड़ों भारतीयों की इच्छा थी, इससे अंततः यह संदेश चाहता था कि अब जो भारत है, भारत में भारतीयों का ही स्वराज होगा। और यही महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का अपना भाषण था उसमें इस बात को कहा था। अगर हम बात करें, आपने गांधी जी को बहुत पढ़ा है, कई आपने किताबें भी लिखी हैं, क्या विचार गांधी जी के मन में आया कि अब मुझे जो है इस आंदोलन की शुरुआत करनी है? क्यों उन्होंने इस तरीके से आह्वान किया? क्या वो कारण बने कि महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन की शुरुआत उस समय करनी पड़ी? 1940 का दशक जो था वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो कगार पर था। एक तरफ स्वतंत्रता और समानता की बातें की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर फांसीवादी ताकतें भी सामने थी। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो है उस ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं हो रही थी। ब्रिटेन जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने भारत के लाखों सिपाहियों को जापान और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोंक देना चाहता था। अब भारत की जो आर्थिक स्थिति निरंतर और झोंक देना चाहता था, इसके साथ ही साथ जो युद्ध में पैसा लगने वाला था, उस युद्ध में जो पैसा किसका लगने वाला था? भारतीयों का लगने वाला था। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब थी। और दूसरी बात यह थी कि वो दौर वो था जब अंग्रेज कमजोर महसूस कर रहे थे। तो यदि अंग्रेज कमजोर महसूस कर रहे थे और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, आप जानते हैं कि जो जापान है वो बर्मा तक आ गया था, भारत की सीमाओं तक आ गया था। तो जापान यदि भारत पर हमला कर देता तो जाहिर सी बात है कि जो फांसीवादी ताकतें वो भारत में आ जाती। अब ऐसे समय में देखिए गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं जी। और उन सवालों को क्रांतिकारियों से भी जोड़ा जाता है। उन सवालों को सुभाष चंद्र बोस से जोड़ा जाता है, भगत सिंह से जोड़ा जाता है। लेकिन गांधी जो थे, गांधी बहुत दूरदृष्टा थे और गांधी के विचारों में भारत का वह हर एक नागरिक था, भारत का हर एक जाबाज था जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड वो था जहां पर भारतीय स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, जो राम प्रसाद जो हमारे बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां थे, इन लोगों ने काकोरी कांड किया था जहां पर अंग्रेजों से हथियार छीने गए थे। तो 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था, उस काकोरी कांड को पूरा देश याद करता था और गांधी ने उसी दिन को चुना भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। मतलब क्रांतिकारियों ने जो इस देश के लिए किया उसके अमिट निशान न केवल इस देशवासियों पर थे पर गांधी पर भी थे जी। और इसके साथ साथ वो 1942 में एक दौर वो भी था जब जो सुभाष चंद्र बोस है वो सिंगापुर में थे और उन्होंने वहां से दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा देखिए, जापान का सहयोग सुभाष चंद्र बोस को था। मतलब जापानी सेना भारत पर हमला नहीं करे, इसके लिए सुभाष चंद्र बोस के प्रयास भी थे। और गांधी और सुभाष चंद्र बोस का इतना जबरदस्त समन्वय था कि उन्होंने उसी दौर में करो या मरो का नारा दिया और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी, भारत छोड़ो आंदोलन में काकोरी कांड के हमारे जाबाजों की भूमिका थी, किसानों की भूमिका थी, छात्रों की भूमिका थी, सभी का समन्वय था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसीलिए गांधी ने दिल्ली चलो नारा जो था, जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत हो रही थी और वही समय था जब अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सकता था स्वराज के लिए। इसीलिए इस समय को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चुना। जी, जी। महात्मा गांधी जी ने सभी को एक साथ इसमें इकट्ठा कर दिया। इस आंदोलन में पूरा विश्व जानता है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं, अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इस आंदोलन की विशेष रूप से बात करें तो क्या इस आंदोलन में हिंसात्मक रूप भी लिया गया या अहिंसा के साथ चला या दोनों के साथ ये आंदोलन चला? देखिए गिरिराज जी, आपने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है।
मतलब ये एक विचारधारा से संबंधित प्रश्न है। गांधी की जो पहचान है वो एक अहिंसक व्यक्ति के तौर पर रही है। पूरी दुनिया में उनको अहिंसा के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है उसकी समाप्ति चोरा चोरी कांड में हिंसा पर हुई। लेकिन जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें बहुत सारी जगह रेल की पटरियां उखाड़ी गई, उसमें आंदोलन किए गए, उसमें सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया गया और अंग्रेजों ने पेपर कटिंग, देखिए उस समय कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको जेल में डाल दिया गया। तो अंग्रेज जो है वो हिंसा से इस आंदोलन को भी दबा देना चाहते थे जी। वो पेपर की कटिंग बताते थे गांधी को कि वहां पर हिंसा हो रही, वहां पर हिंसा हो रही। लेकिन गांधी के बारे में एक बात और आपने सुनी होगी, दार्शनिक अराजकतावाद। देखिए दार्शनिक अराजकता के तौर पर गांधी को जाना जाता है और दार्शनिक अराजकतावाद एक ऐसी बौद्धिक विचारधारा है जो बौद्धिक तरीके से चीजों का हल चाहती है। और गांधी का अहिंसा को लेकर बहुत स्पष्ट मत था कि गांधी की जो अहिंसा थी वो वीरों के लिए थी, वो कायरों के लिए नहीं थी। और जो अंग्रेज है वो कायरता से भारतीयों को दबा रहे थे। तो जब भारतीयों को कायरता से दबा रहे थे, भारतीयों को हिंसा से रोक देना चाहते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीयों को जब वो भारतीयों पर गोलियां चला रहे थे, उस समय गांधी ने अपनी चुप्पी को बनाए रखा। गांधी खामोश हो गए और उनकी जो रहस्यमय चुप्पी थी वो ये बता रही थी कि अंग्रेज यदि भारतीयों पर अत्याचार करते हैं, अंग्रेज यदि भारतीयों के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं, तो भारतीय भी खामोश नहीं रहेंगे। और यही जो गांधी की अहिंसा थी, जिसको वीरों की अहिंसा कहा जाता है, तो गांधी का विचार, ये जो गांधी थे, ये गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे जो विद्रोह को पसंद कर रहे थे और जो चाहते थे कि करो या मरो। जब मरो की बात होती है तो वहां पर कहीं पर जब मरो की हम बात करते हैं तो वहां पर अहिंसा के साथ साथ हिंसा के बीज भी नजर आते हैं। मतलब गांधी ने तय कर लिया था कि हमको किसी भी विचारधारा से अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना है। मतलब यहाँ पर गांधी बिल्कुल समझौतावादी नहीं थे, यहाँ पर गांधी जो थे वो आज़ादी के प्रणेता के तौर पर सामने आए थे। बिल्कुल। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, जब महात्मा गांधी जी ने इसकी घोषणा की, शुरुआत की, उसके बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था इस आंदोलन के इस घोषणा के कुछ दिन बाद। तो फिर कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि जो इसकी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कई नेताओं को भी। तो किस तरीके से ये आंदोलन आगे रूप लेता चला गया, किस तरीके से कैसे हुई, क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे। देखिए ये एक अलगाव था और ये जो अलगाव है, हमने 1857 की क्रांति देखी थी। 1857 की क्रांति जो हुई थी, वास्तव में इस देश को आज़ाद करवाने के बीज वहीं पर रोपण हो गया था 1857 में। लेकिन 1857 में हमने जिस कमी को महसूस किया था वो समन्वय की कमी थी, वो संदेश की कमी थी। वो उस समय यदि पूरे भारतवर्ष में एक सभी रियासतों में जो विभिन्न भाग थे उनमें यदि समन्वय स्थापित हो जाता तो निश्चित तौर पर 1857 में हम अंग्रेजों को बाहर कर देते। लेकिन 1942 तक आते आते लोगों में व्यापक जागरूकता फैल गई थी। अब 1942 का जो आंदोलन था वो किसी नेता का मोहताज नहीं था। वो जो आंदोलन था उसमें हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही महसूस कर रहा था कि मुझे इस देश को आज़ाद करवाना मेरी भी भूमिका है। मतलब महिलाएं घर से बाहर भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में घर छोड़ो आंदोलन था। महिलाएं आंदोलनों में भाग ले रही थी, पुलिस वालों का सामना कर रही थी अंग्रेजों के सामने। छात्र जो हैं वो बिना किसी आह्वान के कॉलेज पटना में छात्रों पर गोली चलाई गई, मतलब बिना किसी आह्वान के वो सामने थे। समाज का हर तबका, और वह ऐसा समय था जबकि मुस्लिम लीग जैसे जो संगठन है वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे जो संगठन है वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये किसी संगठन की आवाज़ नहीं थी, ये भारतीयों की आवाज़ थी। और जब स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला गया तो उसका देखिए कभी कभी जो परिस्थितियां हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, वहाँ से अच्छे संदेश अंकुरित होते हैं। तो वास्तव में जो विपरीत परिस्थितियां थी यहाँ से आज़ादी जो है अंकुरित हुई, क्योंकि जब नेता जो है वो जेल में चले गए तो भारत के लोगों ने अपनी जवाबदेही समझी। और यही कारण था कि गांव में किसान, गांव में मजदूर,
शहरों में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने पद को त्याग रहे हैं। फौजियों ने कहा कि हम भारतीयों पर अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस वालों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, श्रमिकों ने औद्योगिक संस्थान, भाई औद्योगिक संस्थानों से तो वो लूट के ले जाते थे माल। तो जब औद्योगिक संस्थान बंद हो गए तो ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों को बहुत ही स्पष्ट हो गया था कि हाँ, अब हमको जाना पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। तो वास्तव में जिस समय सारे नेता जेल में थे उस समय जो एक जन आंदोलन शुरू हो गया था इस देश में, और लोग जो थे, सामान्य जो जनमानस था, वो हर एक आदमी स्वतंत्रता का नायक था। बिल्कुल। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें दी, जितने भी जननायक थे वो जेल में थे और जनता ने ये लड़ाई लड़ी, घर से बाहर निकले, कि एक तरीके से घर छोड़ दिया इस आंदोलन में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी अच्छी रोचक जानकारी बताई, कितने समय तक ये जननायक वहाँ जेल में रहे और जेल में रहते हुए किस तरीके से उन्होंने जेल में रहते हुए जो है इस आंदोलन को बरकरार रखा, इस आंदोलन को किस तरीके से चलाते रहे? देखिए, जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन जो था, जो संभवतः 22 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन वास्तव में भारतीयों को तैयार करना चाहता था कि हाँ, हम तुमको आज़ादी देंगे। लेकिन ये, जैसे गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक था जो बाद की डेट का था। तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन वास्तव में भारत को स्वराज्य नहीं देना चाहता था, औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहता था। क्रिप्स मिशन की जब क्रिप्स मिशन ने जो कुछ कहा उसको मानने से इनकार जब कर दिया, और जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले विभिन्न नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और तकरीबन वो तब तक जेल में रहे 1945 तक, जब तक इंडिपेंडेंट एक्ट लागू होने की बात नहीं होने लगी। मतलब जो अगले 4 साल थे या 1947 तक, अधिकांश समय तक अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी जेल में थे। लेकिन वो एक ऐसा समय था जब जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की मांग को लेकर बहुत ही मुखर हो रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की बात वो कर चुका था। तो उस समय इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द, देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो बाहर थे, वो इसको अवसर की तरह ले रहे थे। वो न केवल अंग्रेजों से मोल भाव कर रहे थे, लेकिन वो अपना प्रभाव, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा देना चाहते थे। तो उस समय में धीरे धीरे अंग्रेज इस बात को जानते थे कि यदि कांग्रेस के नेता या जो आज़ादी के जननायक है वो लंबे समय तक जेल में रहे तो इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद टुकड़ों टुकड़ों में उन लोगों को जेल से बाहर भी किया जाता रहा। ये अंग्रेजों की प्रशासन को संभालने की मजबूरी थी। लेकिन अंततः अधिकांश लोग तब तक जेल में रहे जब तक ये देश आज़ाद नहीं हो गया। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि अंग्रेज जो थे वो जननायकों को समय समय पर बाहर निकालते रहे जिस तरीके से माहौल ख़राब ना हो। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो निश्चित तौर पर होता है कि जो विरोध में होता है वो कोशिशें भी करता है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए, जो है ये आगे ना बढ़े। तो अंग्रेजों की इस समय क्या रणनीति थी? क्या उनके प्रयास थे इस आंदोलन को रोकने के लिए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं? तो उनकी तरफ से क्या क्या प्रहार जो है जननायकों के ऊपर, लोगों के ऊपर किए जा रहे थे, क्या रणनीति उनकी थी उस समय? देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेज गहरे दबाव में थे। गहरे दबाव में इसलिए थे कि भारत एक विशाल राष्ट्र था और अंग्रेजों ने जो पहला वर्ल्ड वार हो उसके बाद हो, जो भारतीय फौजी तकरीबन 20-25 लाख फौजी थे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ते थे। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार में धुरी जो मित्र सेना थी और जो दूसरी सेना थी, जिसे धुरी सेना भी कहा गया था, ये जो दोनों थे, इसमें मित्र सेना में जो सोवियत संघ, चाइना जैसे जो देश थे वो अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे कि आप भारत को आज़ाद करने का विश्वास दिलवा दीजिए। लेकिन अंग्रेज जो थे वो उन लोगों को, मित्र सेना वालों को विश्वास दिला रहे थे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। अब इस समय वो क्या कर रहे थे, वो ये कोशिश इस प्रकार से थी उनकी कि जो अंग्रेज, जो भारतीय कांग्रेसी जो नेता है उनमें फूट डाल दी जाए। सबसे पहले तो फूट डाल दी जाए। ये बहुत ही स्पष्ट है कि बहुत सारे जो नेता है वो चाहते ही नहीं थे कि असही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो। बहुत सारे नेता नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जैसे
कुछ नेता चाहते थे कि ये सही समय हो, क्योंकि मैंने कहा कि गांधी दूरदृष्टा थे। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन को लेके नेताओं को जब अंदर कर दिया, उसके बाद पब्लिक को दबाने के लिए उनको जेलों में डालना, ठीक है, महिलाओं को जेलों में डाला गया, उन पर अत्याचार किए गए, इसलिए कि लोगों का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को रोक दिया जाए जी। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गांधी पर अहिंसा का पुजारी होने के नाम पर भारी दबाव बनाया गया। मतलब जेल में भी जो पूरे देश में जो आंदोलन की जो खबरें आती थी, जो कतरनें आती थी, वो गांधी के सामने ला के रख दी जाती थी कि देखिए बापू, आपके यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर हिंसा हो रही है। तो मुस्लिम लीग का दबाव, गांधी के अहिंसक विचारों का दबाव, लोगों को जेल में डालने का दबाव, किसानों पर अत्याचारों का दबाव, इस प्रकार से अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद सबका उपयोग किया, लेकिन गांधी बहुत सुनिश्चित थे, करो या मरो। बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत में आपने 1857 की क्रांति की बात की, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की। अगर हम बात करें तो आम तौर पर इनका जिक्र हमेशा होता है, चाहे हम किसी भी स्तर पर बात करें। ये दो आंदोलन ऐसे हैं, दो क्रांतियां ऐसी हैं कि लोगों की जुबान पर इनका नाम हमेशा होता है। इनकी अगर हम बात करें, इन दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं, मूल रूप से क्या अंतर है 1857 की क्रांति में और भारत छोड़ो आंदोलन में? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन और 1857 की क्रांति, उसमें इस देश ने जो सबसे अच्छा देखा वो सर्वधर्म समभाव को देखा। 1857 में हमारे बहुत सारे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी, देश के विभिन्न इलाकों में लड़े, छोटे छोटे इलाकों में जो हमारे आदिवासी इलाकों है वहाँ पर भी लड़े, बहुत सारे लोग लड़े, कब्जा भी किया उन्होंने, कब्जा भी कर लिया। अंग्रेजों को बहुत सारी जो प्रांत थे या जो रियासतें थी या जो उनके केंद्र थे वहाँ से निकाल कर फेंक भी दिया, लेकिन उन्होंने अपना एक राजा माना और वो थे बहादुर शाह जफर जी। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। टकसाल में उनके नाम से सिक्के, हालांकि वो एक ऐसा समय था जबकि बादशाह जो जफर थे, बहादुर शाह जफर जो थे, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया पूरे भारतीयों ने मिलकर जी। लेकिन उस समय में जो एक सबसे बड़ी कमी थी, देखिए, हम अफगानिस्तान का मामला चल रहा है आज, हमको अफगानिस्तान को जब हम देखते हैं तो अफगानिस्तान कबीलों में बटा हुआ देश है जी। हकीकत तो ये है कि भारत भी रियासतों में बटा हुआ देश था। जब 1885 में कांग्रेस जब बनी, उस समय अधिकांश जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, जो जमींदार थे, वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे 72 या 73, और वही खड़े होते थे जी। वही इकट्ठे होते थे। मतलब वहां पर जमींदारों के हित थे, वहां पर राजाओं के हित थे, वहां पर बादशाहों के हित थे। 1857 की क्रांति में जनता जो है, जनता उस आंदोलन में जुड़ नहीं सकी थी। उस आंदोलन में जुड़े थे रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, राजाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जुड़े थे। अंततः उनकी नज़र में भारत था, लेकिन भारत के पार्ट भी थे, बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है। लेकिन जब आप 1942 में आते हैं तो 1942 तक इन तकरीबन 90 सालों में भारत की जनता ये समझ चुकी थी कि राजा महाराजाओं के बूते संपूर्ण भारत नहीं बन सकता था। मतलब एक राष्ट्रवाद जन्म, और वास्तव में राष्ट्रवाद को जिस प्रकार से गांधी ने स्थापित किया भारत में, वो अद्भुत है। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो वहाँ पर राजा और बादशाह सब समाप्त हो जाते, और यह एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसमें सभी भारतीय शामिल थे। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो राष्ट्रवाद का प्रतीक था। 1857 में वो समन्वय नहीं था, लेकिन 1942 में भारत के करोड़ों लोगों का समन्वय था। बिल्कुल। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चला तो जाहिर तौर पर कई बड़ी घटनाएं भी सामने आई होंगी, ऐसी कई चीज़ें होंगी जिनसे शायद लोग उतने अच्छे तौर पर परिचित ना हो जितना हम आंदोलन का नाम जानते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र अगर आप करना चाहें, कुछ बातों का जिक्र करना चाहें जो याद करने लायक हों, जो लोगों को मालूम होनी चाहिए, तो आप बताएं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को हम ले लें। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो
एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। हम देखते हैं गणेश उत्सव, जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, उस पर हम उनको याद भी करते हैं जी। तिलक जो है, तिलक की जयंती को गांधी ने तिलक की जयंती पर पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया था जी। कभी कभी तिलक को हम क्या प्रस्तुत करते हैं, तिलक को हम धर्म से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो चंदा देने वाले लोग थे तिलक जयंती पर, या जो तिलक के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया था, वो संपूर्ण भारत के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। अगली बात जो भगत सिंह है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में भगत सिंह का भी बड़ा योगदान था। भगत सिंह नहीं थे, लेकिन गांधी जो है वो भगत सिंह की शहादत को बार बार याद करते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो गांधी ने कई मंचों से भगत सिंह का नाम लिया था, मतलब बहुत ही स्पष्ट था कि गांधी जो थे वो इस बात को प्रस्तुत करते थे कि जो गांधी है, जो राम प्रसाद बिस्मिल है, जो चंद्रशेखर आजाद है, ऐसे जो लोग हैं वो इस देश के प्रणेता हैं। इसके साथ साथ गांधी ने एक बहुत ही जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें एक बहुत अच्छा कार्य और हुआ था जी। जो हमारे आदिवासी इलाके, जैसे आप बिरसा मुंडा से ले लें जी। बिरसा मुंडा इस देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन बिरसा मुंडा के साथ साथ जैसे आप मध्य प्रदेश में टंट्या भील को ले लें जी। तो ये ऐसे प्रणेता रहे हैं जिनके नाम को लेकर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उन्होंने उससे हर समुदाय का आदमी, जैसे आदिवासी इलाके गरीब हैं वो लोग अशिक्षित है, लेकिन उनको पता है कि यह आज़ादी की लड़ाई है। बिल्कुल। तो आप जबलपुर का ले लें, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान रहा है। जबलपुर में आप ले लें, आप इंदौर में ले लें, आप छोटे नरसिंहपुर जैसे जो छोटे छोटे इलाके यहाँ ले लें, तो यहाँ पर सभी दूर आंदोलन शुरू हुए हैं। और ये जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो अनाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी, उन सभी को याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने जी, जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, कि किस तरीके से सभी जो है वर्गों के लोगों ने, समाज ने एक साथ मिलकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और साथ ही साथ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता को हम सीखें, नई ऊर्जा को हम सीखें, और साथ ही साथ देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनके बारे में हम जानें। और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला।